फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज टू हीलियम बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। तो मास डिफेक्ट इन द फ्यूजन, तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल 0.02866। तो एनर्जी लाइब्रेटेड पर न्यूक्लियन, तो एनर्जी लाइब्रेटेड पर न्यूक्लियन निकालनी है। तो फर्स्ट में हम एनर्जी निकालेंगे। ये एनर्जी ये टोटल एनर्जी होगी, तो उसका फॉर्मूला एम सी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास रखेंगे 0.02866 इंटू 931, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 931 को अगर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसको अप्रोक्स में 0.3 लिख सकते हैं, तो इसको 3 लिखा, 3927 और तो हमारे पास आया एनर्जी, टोटल एनर्जी आई 27.93। इसको हमने अप्रोक्स 0.03 मान लिया था। अब ये हमारे पास एनर्जी आई 27.93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टोटल एनर्जी। और हमें पूछा है कि एनर्जी लाइब्रेटेड पर न्यूक्लियन, तो ये एनर्जी लाइब्रेटेड पर न्यूक्लियन निकालने के लिए हमें टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसका लिखेंगे कि जो हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो रहा है, तो हीलियम का एटॉमिक मास, हीलियम का एटॉमिक मास हो गया 6.675, ऑप्शन थर्ड। Ratio of longest wavelength corresponding to the Lyman-Balmer series in hydrogen spectrum। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जब हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए हमें N1 और N2 के बीच में जब गैप कम होगा तो हमें वेवलेंथ जो होगी वो ज़्यादा मिलेगी। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/लेम्डा लाइमन के लिए निकाल रहे हैं, तो आर जेड स्क्वायर हमें हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए 1, लाइमन सीरीज के लिए N1 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस N2 की वैल्यू हम लिखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर, 1/लेम्डा आर 1 - 4, ये वैल्यू हमारे पास आएगी 3/4 आर। तो लेम्डा एल की वैल्यू हो जाएगी 4/3 आर। इसी तरह हम बामर के लिए निकालेंगे, तो 1/लेम्डा बामर आर जेड स्क्वायर हाइड्रोजन के लिए 1, बामर के लिए N1 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस N2 3, तो 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 9, तो 1/4 माइनस 1/9, लेम्डा बी इज इक्वल आर 36, 9 - 4 1/लेम्डा, तो 1/लेम्डा आ गया 5R/36। लेम्डा बी को हम लिख सकेंगे 36/5R। हमें लाइमन बाय बामर निकालना है, तो लेम्डा एल बाय लेम्डा बी, लेम्डा एल 4/3R, लेम्डा बी हो जाएगा 36 और ये 5R ऊपर चला जाएगा, तो 5R, आर से आर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 9, तो हमारे पास बचा 5/9 इंटू 327, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम एंड हीलियम, ये दे रखी ये और ये। तो द इन न्यूक्लियर रिएक्शन लिथियम प्लस हाइड्रोजन हीलियम प्लस हीलियम, तो वैल्यू ऑफ क्यू रिलीज्ड, क्यू वैल्यू को निकाल, क्यू वैल्यू होता है बाइंडिंग एनर्जी दी हुई, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास है हीलियम, हीलियम के भी 2 मॉलिक्यूल्स, और रिएक्टेंट है हमारे पास लिथियम। हमें दी हुई है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो हमें दी हुई है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, किसकी दी है, लिथियम की और हीलियम की। लिथियम की दी हुई है 5.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हीलियम के लिए है
7.06। अब इसकी हमें बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर हमें बाइंडिंग एनर्जी पुट करनी है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए इस ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इससे और इससे। ए क्या है? एटॉमिक मास। तो लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी 5.6, लिथियम का एटॉमिक मास 7, हीलियम के लिए 7.06, उसका एटॉमिक मास 4। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 60 है, तो बाइंडिंग एनर्जी आएगी ये, इसके लिए होएगी, ये दोनों की बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब हम क्यू वैल्यू निकाल लेंगे। प्रोडक्ट में हमारे पास है हीलियम, हीलियम के 2 मॉलिक्यूल, तो हमें 2 से बार मल्टीप्लाई करेंगे और हीलियम के लिए हो जाएगी 28.24 माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट लिथियम एक ही है तो 39.20, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को इससे माइनस कर लेंगे, तो 9.20 ये 17.28, यानी ऑप्शन नंबर 4 70.3, ये अप्रोक्स में दिया हुआ है। If the radius of aluminum nucleus is taken to be RAL, then the radius of tellurium, रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है, R इज इक्वल आर नॉट एटॉमिक मास की पावर 1/3। अब ये है कांस्टेंट, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें R प्रोपोर्शनल हो जाएगा A की पावर 1/3 के। फर्स्ट में हमें एल्यूमिनियम की रेडियस दी हुई है RAL, हमें निकालनी है टेल्यूरियम की, तो RTE निकालनी है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 और टेल्यूरियम का ये दिखा है 125, इसकी पावर 1/3। ये हो जाएगा हमारे पास RAL/RTE। 27 का हो जाएगा 3, 125 का हो जाएगा 5, 3/5, तो RTE इज इक्वल 5/3 RAL, 5/3 RAL, ऑप्शन नंबर 2। कंसिडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है हमें। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल 2.18 इंटू 10⁶ Z/n। Z हीलियम के लिए हो जाएगा 2 और n की वैल्यू थर्ड ऑर्बिट दिया हुआ है तो 3। 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 2/3, इसको सोल्व कर लेंगे 4.6/3, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.4 इंटू 10⁶, ऑप्शन नंबर 4। In the spectrum of hydrogen, the ratio of longest wavelength in Lyman series, longest wavelength in Balmer series। तो ये एक सेम क्वेश्चन है जो कि हम अभी पिछले सोल्व किया है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये नीट 13 का क्वेश्चन था और वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन AIPMT 15 जो कि कैंसल्ड हो गई थी उसके अंदर आया था। When alpha particle of mass m moving with velocity v bombard on heavy nucleus of charge Ze, it distance of closest approach, distance of closest approach निकालने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन R0। ये R0 हो जाएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमें इसका मास के साथ रिलेशन निकालना है, तो R0 इज इक्वल के Q1 Q2 इंटू 2/mv², तो R0 प्रोपोर्शनल हो गया 1/m के। आंसर थर्ड। Giving the value of Rydberg constant is 10⁷ per meter,
द वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज के लिए फर्स्टली हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। वेव नंबर होता है 1/λ। बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज निकालनी है तो हमें n2 की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करनी होगी। तो ये वेव नंबर इज इक्वल आर जेड स्क्वायर, जेड हाइड्रोजन के लिए तो 1 स्क्वायर, n1 की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट हो गया 0, r/4। r हमें दिया हुआ है 10⁻⁷/4। आंसर आएगा 0.25 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। If an electron in hydrogen atom jumps from third orbit to second में जंप करता है तो इमिट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, लेमडा वेवलेंथ का फोटोन इमिट करता है। अब यही इलेक्ट्रॉन जब फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जंप करेगा तो हमें लेमडा डैश निकालना है। ये जिस ऑर्बिट से जंप कर रहा है वो हो जाएगा n2, जिस ऑर्बिट के अंदर जंप कर रहा है वो हो जाएगा n1। वैसे जिस ऑर्बिट से जंप कर रहा है वो n2, जिस ऑर्बिट के अंदर जंप कर रहा है वो हो जाएगा n1। फर्स्ट में 1/λ आर जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन है तो 1 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 3 का स्क्वायर, आर 1/4 माइनस 1/9, आर 9 माइनस 4 तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू है 1/λ की। हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है तो इसको लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो 36/5 आ रहा हो जाएगा। ये 1/λ की वैल्यू है और ये हो जाएगी लेमडा की वैल्यू। अब वैसे ही 1/λ डैश तो आर जेड स्क्वायर 1 है, 1/n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर हमें दिया हुआ है 3 तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, आर 1/9 माइनस 1/16, एलसीएम लेंगे तो 9 इंटू 16, 16 माइनस 9, ये वैल्यू आ जाएगी 7 r/9 इंटू 16, ये वैल्यू है 1/λ की। हमें लेमडा डैश की वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा डैश की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 16/7 r। अब इसमें हम r की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ से, इस फॉर्मूले से। तो इससे हम r की वैल्यू फर्स्ट में निकालते हैं तो लेमडा है 36/5r तो r हो जाएगा हमारे पास 36/5 लेमडा। अब इसके अंदर हम पुट कर देंगे तो लेमडा डैश इज इक्वल 9 इंटू 16/7 इंटू आर हो जाएगा 36/5r, 5r ऊपर चला जाएगा, 5 लेमडा ऊपर चला जाएगा तो 5 लेमडा ऊपर गया, ये 4 तो लेमडा डैश की वैल्यू हो जाएगी 20 λ/7। ऑप्शन फोर्थ। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लास्ट लाइन के लिए n2 की वैल्यू इनफाइनाइट, लास्ट लाइन ऑफ बामर आर जेड स्क्वायर, बामर के लिए n1 की वैल्यू 2 माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/λ b r/4 तो लेमडा b हो जाएगा 4/r। लाइमन के लिए 1/λ r जेड स्क्वायर, लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट,
1/λL इज इक्वल आर, तो लेमडा एल हो जाएगा 1/r। हमें निकालना है लेमडा b/λ एल। लेमडा बी हो जाएगा 4/r, लेमडा एल है 1/r इंटू 1/r, आर से आर कैंसिल आउट, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, आंसर आएगा 4 और ऑप्शन है थर्ड। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन ये होता है, जहाँ काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल होती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो इक्वल ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे तो ये इक्वल है और टोटल एनर्जी नेगेटिव और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 2। ये 18 का क्वेश्चन था। ये सेम क्वेश्चन 19 के अंदर आया, जहाँ पूछा कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखो काइनेटिक टोटल एनर्जी दी हुई है, ये टोटल एनर्जी है -3.4, तो काइनेटिक भी इतनी हो जाएगी लेकिन पॉजिटिव की होगी, तो काइनेटिक होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक होगी 3.4। अब इसमें ये दोनों माइनस की, काइनेटिक एनर्जी कभी माइनस में नहीं हो तो ऑप्शन कैंसिल आउट। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इज इक्वल माइनस टोटल एनर्जी, ये रिलेशन होता है इसमें। टोटल एनर्जी हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P इज इक्वल 2 इंटू -3.1, तो ऑप्शन हो जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन फर्स्ट। एल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, एल्फा पार्टिकल क्या होता है? देखो हीलियम, एक तो हीलियम पार्टिकल होता है और एक एल्फा पार्टिकल, तो चार्ज्ड हीलियम पार्टिकल को हम एल्फा पार्टिकल कहते हैं। इस एल्फा पार्टिकल के अंदर हमारे पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अगर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और हम ऐड करें तो हीलियम हो जाएगा, हीलियम और 2 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देंगे तो एल्फा पार्टिकल कहलाएगा। तो चार्ज हीलियम पार्टिकल इज एल्फा पार्टिकल। द रेडियस ऑफ फर्स्ट परमिटेड बोर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 0.51, तो रेडियस दी हुई है एंड ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दी हुई है। अब ये कह रहा है कि इफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय म्यूऑन, इसका चार्ज तो सेम है लेकिन मास इलेक्ट्रॉन के मास से 207 टाइम्स ज़्यादा है, तो वही है कि रेडियस और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बता दो। रेडियस को हम बोर के सेकंड पोस्टुलेट से हम जानते हैं कि mvr इज इक्वल NH/2π होता है, r इज इक्वल NH/2π इंटू mv। रेडियस का जो रिलेशन मास के साथ आया कि 1/m का रिलेशन होता है, मतलब मास ज़्यादा रेडियस कम। हमें रेडियस मिल रही है 0.51 एंगस्ट्रम, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें रेडियस निकालनी है, मास हमारे पास है 207 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एम से एम कैंसिल आउट, r इज इक्वल 0.51 एंगस्ट्रम बाय 207, एंगस्ट्रम हो जाता है 10⁻⁻10। ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ आ जाएगा नीचे 10⁻²। इस 51 को 50 बना लेते हैं और 207 को 200, तो 10 से 10, 5 1 5 एंड 4, 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25। ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएगी तो माइनस में ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगी -12। अब ऐसा आंसर तो नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻13, और ऐसा आंसर हमारे पास फर्स्ट भी है और फोर्थ भी है, तो 2 ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। अब एनर्जी निकालनी, एनर्जी कितनी होगी? हमें पता है कि एनर्जी
हम सिंपली देख सकते हैं कि E इज इक्वल एम सी स्क्वायर, जहाँ पर अगर मास ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी ज़्यादा ही मिलेगी। हमारे पास एनर्जी हमें दी हुई है क्वेश्चन में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन का मास है। अब एनर्जी ई डैश निकालनी है जब मास हो जाएगा 207 टाइम ऑफ एम ई। एम ई से एम ई कैंसिल आउट, ई डैश इज इक्वल 207 इंटू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम इंटू करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ये -2.8 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। व्हेन यूरेनियम, तो U92 235 इज बोम्बार्ड विथ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास नहीं होता है, एटॉमिक नंबर नहीं होता लेकिन एटॉमिक मास होता है 1। तो हमें क्रिप्टॉन मिलता है, क्रिप्टॉन 3689 विथ 3 न्यूट्रॉन्स। तो 3 न्यूट्रॉन्स। तो एक और पार्टिकल क्या मिलेगा? अब फर्स्ट में हम दोनों तरफ का मास इक्वल कर देंगे तो थर्ड पार्टिकल क्या है वो आ जाएगा। इधर का मास हो गया 235 है प्लस 1, तो ये हो जाएगा 236। इधर का मास हो गया 89 प्लस 3 इंटू 1 तो 92। इसको इसमें माइनस कर लेते हैं, 236 माइनस 92, 441। तो ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसका मास होगा, पार्टिकल एक्स जिसका मास होगा एटॉमिक मास 144। ऑप्शन फोर्थ। अब इसको एटॉमिक नंबर से भी चेक करते हैं। यहाँ हो गया एटॉमिक नंबर 92, यहाँ हो गया एटॉमिक नंबर 36। तो 92 माइनस 36 तो 6 और 5, तो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 56 और हमें मिलेगा बेरियम। एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम के अंदर हम आइंस्टीन की इक्वेशन लगाएंगे, E इज इक्वल एम सी स्क्वायर। मास दिया है हमारे पास 0.5 ग्राम, ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ और सी स्क्वायर 3 इंटू 10⁸ इंटू स्क्वायर 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻, माइनस नहीं प्लस का 16, ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻13 जूल। ऑप्शन नंबर 4.51। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड? बोर मॉडल वैलिड किसके लिए होता है? ऐसा एटम जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला एटम ही बोर मॉडल के लिए वैलिड होगा। ऑप्शन में है कि सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये हो सकता है, मतलब ये बोर मॉडल के लिए वैलिड है। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम तो हाइड्रोजन के ही पार्ट और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये भी है। सिंगली आयोनाइज्ड नियोन, नियोन अगर सिंगली आयोनाइज्ड हो तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन और है तो ये वैलिड नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये, हाइड्रोजन तो वैलिड है। What happen to the mass number and atomic number of an element when it emit gamma radiation? जब भी गामा रेडिएशन होगा ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा ना ही मास नंबर चेंज होगा, तो मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर रिमेन अनचेंज्ड। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। हाइड्रोजन एटम दिया है तो हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू हो जाएगी 1 और हमें पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 z²/n²। z की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -13.6/n², -13.6/n²। A nucleus with mass
240 breaks into two fragment of each of mass number 120. तो न्यूक्लियस ऑफ मास 240 ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स, तो y एंड z। अब इन दोनों का जो मास नंबर है 120 है। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ फ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ऑफ फ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई मतलब x की 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो फ्रेगमेंट्स की है वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी भी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये पूछ रहा है कि टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी, टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है, तो हमें एटॉमिक मास से फर्स्ट में इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एटॉमिक मास इसका ये दिया हुआ है, तो बाइंडिंग एनर्जी x की आ जाएगी 7.6 इंटू 240, तो x की बाइंडिंग एनर्जी आ गई 1824। अब इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी हम निकालेंगे, तो हमें इसको भी इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना होगा। 8.5 इंटू 120, तो इस y और z की, y एंड z की जो बाइंडिंग एनर्जी आ गई वो 1020 आ गई। अब हमें सिंपली प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, मतलब ये वाला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 1020 माइनस 1824, ये हो जाएगा 24। इसमें से इसको माइनस करेंगे, टू 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन थर्ड। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डीके सीक्वेंस, तो हमें पता करना है कि सीक्वेंस क्या है। देखो फर्स्ट में Z-1 हो रहा है, -1 बीटा पॉजिटिव डीके के अंदर होता है, तो बीटा पॉजिटिव डीके फर्स्ट में होगा। देन ये -3 के अंदर हो गया, -1 तो पहले था, -2 और ऐड हो गया, तो -2 मतलब एटॉमिक नंबर के अंदर -2 अल्फा डीके के अंदर होता है, तो सेकंड हो गया अल्फा डीके। अब हमारे पास ये -3 से -2 आ गया, तो मतलब +1 हुआ है। इसमें अगर +1 होता है तो बीटा पॉजिटिव के अंदर एटॉमिक नंबर के अंदर +1 होता है, तो ऑप्शन नंबर 2। इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन एलिमेंट X इज, तो हमारे पास E पॉजिटिव होता है पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन हमें मिलता है बीटा पॉजिटिव डीके के अंदर। बीटा पॉजिटिव डीके के अंदर, बीटा पॉजिटिव डीके के अंदर ये जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर के अंदर -1 होता है, तो ये Na-1 मतलब 10 22, और ये वाला Na1022 होता है नियोन, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। और ये बीटा डीके यहाँ पर दिया हुआ है। लेट T1 एंड T2 एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम T1 एंड T2 रेशियो। अब देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू होती है 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती है, इसका मतलब हो जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी 3। एनर्जी हमें पता है, एनर्जी का फॉर्मूला ये है, तो E प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखो -13.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, Z भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए हमें
1 रखना है तो E प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/n² के। T1 और T2 दो अलग अलग एनर्जी दी हुई है। T1 एनर्जी किसके लिए, जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 का स्क्वायर, और T2 के लिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 9/4। ऑप्शन सेकंड। A nucleus of mass number 189 split into two nuclei having mass number 125 and 64. तो the ratio of radius हमें पता है r इज इक्वल आर नॉट मास नंबर 1/3। अब हमें रेडियस का रेशियो निकालना है तो r1/r2। अब ये कांस्टेंट है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें A1 और A2 लिखना। R1 के लिए हमारे पास एटॉमिक मास है 125, R2 के लिए 64 की पावर 1/3। ये 125 हो जाएगा 5 और 64 हो जाएगा 4, तो 5/4। In hydrogen spectrum, the shortest wavelength in Balmer series is lambda। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज क्या निकालनी है। देखो N1 और N2 के अंदर अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हमें तो हमें वेवलेंथ जो मिलेगी वो शॉर्टेस्ट मिलेगी। N1 और N2 के अंदर डिफरेंस जो होगा कम होगा तो हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। अब हमें वेवलेंथ निकालनी है तो 1 बामर सीरीज़ के लिए तो R(Z²), हाइड्रोजन के लिए पूछा है तो 1 का स्क्वायर, बामर के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2 तो 2 का स्क्वायर। अब हमें क्या है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे। ये हमारे पास 1/1 b की बामर के लिए आ जाएगी, ये हो जाएगा 0 और r/4 r/4 तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 4/r। हमें लेमडा की वैल्यू 4/r मिल गई है। अब ब्रैकेट के लिए लिखते हैं तो 1/λ ब्रैकेट के लिए R(Z²), Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1, ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू हो जाएगी 4 और शॉर्टेस्ट के लिए 1/∞, ये हो जाएगा 0। तो 1 ब्रैकेट इज इक्वल R/16, तो 1/λ ब्रैकेट इज इक्वल 16/r। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम r की वैल्यू पुट करेंगे 16/r की जगह हम रख सकते हैं 4/λ, तो 4/λ तो लेमडा ऊपर चला जाएगा, से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4, तो लेमडा BR इज इक्वल 4λ। ऑप्शन फर्स्ट। द रेडियस ऑफ इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस निकालनी है तो r की वैल्यू हो जाएगी 0.53 इंटू n²/z। n की वैल्यू हमें दी है कि थर्ड ऑर्बिट है और z हाइड्रोजन के लिए 1, तो 0.53 इंटू थर्ड 3 का स्क्वायर 0.53 इंटू 9, ये हो जाएगी एंगस्ट्रम के अंदर वैल्यू। ऑप्शन थर्ड। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। तो एनर्जी नीडेड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n एक्साइटेड स्टेट मतलब n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल -13.6
इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू हो जाएगी 1, एन की वैल्यू रखेंगे हम 3 माइनस 13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर आ जाएगा 9, तो 13.6 बाई 9 1.5 माइनस 1.5, ऑप्शन थर्ड। The wavelength of Lyman series of hydrogen atom appear in Lyman UV में, अल्ट्रा वायलेट रीजन, वहीं बामर विजिबल में और पास्टन ब्रैकेट फंड इंफ्रारेड में। मैच द फॉलोइंग करना। अब इसका कॉन्सेप्ट है कि N1 और N2 के अंदर डिफरेंस ज़्यादा है तो हमें लेमडा वेवलेंथ जो होगी कम मिलेगी। N1 और N2 के बीच के अंदर डिफरेंस कम है तो हमें वेवलेंथ ज़्यादा मिलेगी। अब N1 तो फिक्स हो गया हमारे पास। अब ये ऑप्शन फर्स्ट के अंदर डिफरेंस कम है, डिफरेंस कम है तो हमें वेवलेंथ सबसे ज़्यादा मिलेगी और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो ए का हो गया थर्ड। देन इसके अंदर जो डिफरेंस है वो फर्स्ट से ज़्यादा है तो वेवलेंथ भी फर्स्ट से थोड़ी सी कम मिलेगी, तो ये ऑप्शन फोर्थ। अब इसके अंदर डिफरेंस थोड़ा और ज़्यादा आ गया तो वेवलेंथ कम मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके अंदर डिफरेंस सबसे ज़्यादा है N1 और N2 के अंदर, तो हमें वेवलेंथ भी सबसे कम मिलेगी, तो थर्ड फोर्थ 2 1, थर्ड फोर्थ 2 1, ऑप्शन फोर्थ। स्टेटमेंट फॉर एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन और नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम। अब ये वाला स्टेटमेंट है जो ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से ट्रू है, लेकिन वही न्यू एनसीईआरटी के अंदर ये स्टेटमेंट दिया है कि एटम ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट, तो ज़्यादातर एलिमेंट दिया हुआ है न्यू एनसीईआरटी में। तो अगर न्यू एनसीईआरटी से देखें तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन ट्रू है, जैसे कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट ट्रू इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, और बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, और इसका दोनों आंसर ट्रू हैं। ये फर्स्ट में हो रहा एल्फा डीके। एल्फा डीके के अंदर -2 यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा 80, और यहाँ पर -4 होगा तो ये हो जाएगा 286। ये बीटा पॉजिटिव डीके है, बीटा पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 तो 79, और ऊपर तो एज इट इज़ रहेगा 286। अब ये बीटा नेगेटिव है तो इसके अंदर हो जाएगा +1 तो ये हो जाएगा 80, और ये एज इट इज़ 286। अब ये इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये हो जाएगा हमारे पास बीटा नेगेटिव, तो इसके अंदर हमारे पास हो जाएगा 80 +1 हो जाएगा 81 और 286 81 ऑप्शन नंबर 2।